ये सबसे पहले जब ऐप को ऑन करते हैं तो क्या नाम है उसका, स्प्लैश स्क्रीन आती है। स्प्लैश स्क्रीन के अंदर ये जो पहली दो लाइनें हैं, इनका काम यह कि ये स्टेटस बार को हाइड करती हैं। वो स्प्लैश स्क्रीन आपने देखी होगी कि वो पूरी स्क्रीन उसने ली होती है, ऊपर स्टेटस बार शो ही नहीं होता, ना वो कोई आइकन शूकन शो होते हैं, वो पूरी स्क्रीन पे आता है। तो ये दो लाइनों का काम है। और ये इमेज व्यू के अंदर इमेज लगाई हुई थी, तो ये वो उसे इनिशियलाइज़ करवाया हुआ है। और ये जो सा कोड है ये एनिमेशन के लिए है, मतलब वो हमने फेड इन एनिमेशन यूज़ की हुई है। मतलब कि जब इमेज जो सी है वो 5 सेकंड के अंदर अंदर मध्यम से ब्राइट हो जाती है, फेड इन फेड आउट एनिमेशन आप कह सकते हो। कि हमने उसकी ड्यूरेशन सेट की हुई है 5 सेकंड के अंदर अंदर वो फेड इन होके फेड आउट होके फेड इन होगी। और ये एनिमेशन लिसनर है, इसके अंदर 3 मेथड्स हैं, एनिमेशन एंड का, एनिमेशन स्टार्ट का और एनिमेशन रिपीटेड का। हमने एनिमेशन एंड का मेथड यूज़ किया हुआ। इसका काम यह कि जब एनिमेशन एंड होगी तो ये हमें लॉगिन एक्टिविटी पे फॉरवर्ड कर देगा, और ये जो सी स्प्लैश स्क्रीन वाली एक्टिविटी है इसे डिस्ट्रॉय कर देगा ये फिनिश के ज़रिए। मतलब इसका मतलब ये है कि जब लॉगिन पे जाके हम बैक का बटन दबाएंगे तो वो वापस स्प्लैश स्क्रीन पर नहीं आएगा, सीधी एप्लीकेशन बंद हो जाएगी। और ये जो मेथड है इसके ज़रिए हमने इमेज के अंदर वो एनिमेशन ना, ऊपर जो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ ना एनिमेशन, ये वाला एनिमेशन फेड इन इज इक्वल टू न्यू एनिमेशन, ये वाला वो इमेज के अंदर हमने सेट करवाया हुआ इमेज का सेट एनिमेशन मेथड के ज़रिए। इमेज व्यू के अंदर हमने ये एनिमेशन सेट की हुई है इसके अंदर। आगे आ जाते हैं लॉगिन स्क्रीन पे। लॉगिन स्क्रीन ये वो वाली स्क्रीन है जिसके अंदर आप अपना फ़ोन नंबर एंटर करते हो। तो इसके अंदर दो ही चीज़ें हैं, एक तो वो है टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट, मतलब कि वो जो फ्लोटिंग लेबल वाला आपको शो नहीं होता टेक्स्ट बॉक्स जिसके अंदर आप मोबाइल नंबर एंटर करते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि वो क्या उसे कहते हैं, बटन है, प्रोसीड का बटन। जब उस बटन पे क्लिक करते हो तो आगे वो प्रोसीड कर जाता है वेरिफिकेशन कोड के लिए। तो इसमें पहले तो ये इनिशियलाइज़ कराए हुए हैं ये दो, वो ऊपर वो डिट टेक्स्ट और बटन। और ये जो लाइनें हैं इनका काम यह है कि हम वो शेयर्ड प्रेफरेंसेस का यूज़ करके चेक कर रहे हैं कि वो यूज़र ऑलरेडी लॉग्ड इन है या नहीं है। कि जब यूज़र लॉग इन हो जाता है ना, उसका कोड वेरीफाई हो जाता है, तो हम उसका डेटा जो उनसे वो शेयर्ड प्रेफरेंसेस में स्टोर करवा लेते हैं यूज़र इन्फो नाम की के अगेंस्ट। और वो फिर जब यूज़र दोबारा से वो मतलब कि लॉग आउट नहीं करता और एप्लीकेशन बंद करके दोबारा ऑन करता है, तो फिर हम उसे मतलब कि बजाय इसके कि बार बार से कोड मंगवाना पड़े, हम पर चेक कर लेते हैं कि अगर हमारे पास शेयर्ड प्रेफरेंसेस के अंदर यूज़र का डेटा पड़ा हुआ है तो फिर उसे डायरेक्ट उधर फॉरवर्ड कर दो मेन एक्टिविटी पे जहाँ पे वेदर शो हो रहा है और बाकी सारा कुछ शो होता है। वरना फिर वो आपसे मोबाइल फ़ोन और वेरिफिकेशन कोड वगैरह मांगेगा। और यहाँ पे हमने वो किया हुआ है, मतलब कि वो आपको पता होगा कि जब आप नंबर लिखने लगते हैं अपना, तो वो +923 ऑटोमेटिकली जो सा आ जाता है। तो वो ये इन वो लाइनों का काम यह कि ये +923 जो सा वो ऑटोमेटिकली अंदर डाल देती है। तो ये बटन पे क्लिक लिसनर लगाया हुआ है प्रोसीड बटन पे। इसमें ये फ़ोन नंबर की लेंथ चेक की हुई है, अगर 13 से कम है तो फिर वो आगे एरर दे देगा जी आपका फ़ोन नंबर बहुत छोटा है। तो अगर वो 13 है, 13 या 13 से ज़्यादा है तो फिर क्या नाम है वो आगे फॉरवर्ड कर देगा ये वेरिफिकेशन कोड पेज पे जहाँ पे आपने वेरिफिकेशन कोड लिखना होता है। और ये पुट एक्स्ट्रा का फंक्शन है, इसका काम यह है कि ये एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में डेटा भेजने के लिए काम आता है। इसके ये भी की वैल्यू पेयर के ज़रिए काम करता है, मतलब कि मोबाइल नाम की है, इसके अगेंस्ट वो जो हमने फ़ोन नंबर फ़ोन वाले टेक्स्ट फील्ड में जो हमने डेटा एंटर किया वो हम आगे भेज रहे हैं वेरिफिकेशन कोड वाले पेज पे। वेरिफिकेशन कोड वाले में यही है कि आप ये वो क्या नाम है उसका कोड जो उनसे अपना टेक्स्ट फील्ड में एंटर करोगे, जब आप अपना कोड टेक्स्ट फील्ड में एंटर कर लोगे और वो वेरीफाई हो जाएगा तो फिर ये वाला मेथड कॉल होगा साइन इन विद क्रेडिनल्स।
मतलब कि वो फायरबेस को बता देगा कि ये तो इसने कोड एंटर किया था और वो कोड वैलिड है। आगे से फिर ये वाला मेथड कॉल होगा, इसके अंदर हमने ये किया हुआ कि हमने चेक किया हुआ है। मतलब कि अगर तो यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर तो वो उसे आगे फॉरवर्ड कर देगा उधर मेन एक्टिविटी पे। मतलब कि उसने लॉग आउट किया पर उसका डेटा हमारे पास मौजूद है ऑलरेडी। फिर मतलब कि ये उसे डायरेक्ट जो है वो उधर भेज देगा वो वेदर वाली स्क्रीन पे। अगर उसने पहली दफ़ा ही अपना फ़ोन जो है वो वेरीफाई करवाया तो फिर आगे वो अलर्ट डायलॉग शो होगा। ये वो अलर्ट डायलॉग वाला कोड है और जिसके अंदर वो उसकी क्रॉप की एज लेगा, उसका नाम लेगा और उसकी वो लेगा ईमेल। ये तब होगा जब वो पहली दफ़ा फ़ोन नंबर को वेरीफाई करवा रहा है। अगर उसने फ़ोन नंबर पहले वेरीफाई करवा लिया हुआ है, उसका डेटा हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो वो हमने फायरबेस में स्टोर करवा के रखा हुआ है ऑलरेडी, तो फिर वो उसके लिए वो डायलॉग शो नहीं होगा, वो डायरेक्ट जो है मेन एक्टिविटी पे चला जाएगा। और अगर नहीं है बल्कि पहली दफ़ा वो करवा रहा है तो वो डायलॉग में इंफॉर्मेशन एंटर करने के बाद फिर वो इंफॉर्मेशन हमारी फायरबेस में स्टोर होगी, फिर वो आगे जाएगा उधर मैप वेदर वाली स्क्रीन पे। और ये वो काम करवा रहे हैं जो शेयर्ड प्रेफरेंसेस का जिक्र किया था ना अभी मैंने लॉगिन पेज के अंदर। मतलब कि यूज़र इन्फो नाम की है, उसके अंदर हम वो जो यूज़र का जो भी हमें डेटा मिल रहा है वो सारा जेसन में कन्वर्ट करके इस की के अंदर स्टोर करवा रहे हैं यूज़र इन्फो के। और यही जो सा डेटा है वो हम जाके उधर लॉगिन पेज में गेट करते हैं और चेक करते हैं कि यूज़र ऑलरेडी लॉग्ड इन है या नहीं। उसके बाद क्रॉप वीडियोज़ है। क्रॉप वीडियोज़ के अंदर मतलब कि एक रिसेटलर भी लिया हुआ है, उसे एक इनिशियलाइज करवाया हुआ है और उसमें अडाप्टर सेट कर दिया हुआ। यूट्यूब की वीडियोस प्ले करने के लिए दो लाइब्रेरियाँ आती हैं, एक वो है एंड्रॉयड यूट्यूब प्लेयर API और एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है यूट्यूब प्लेयर के लिए। हमने जो चाहिए वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ की हुई है, वो हमने लिस्ट के अंदर रख लिया। वो जब आप क्रॉप वीडियोस पे क्लिक करते हो तो वो आपको लिस्ट शो होती होगी 3 वीडियोस की। ये उन 3 वीडियोस की IDs हैं, ये हमने ऐड करवाई हुई हैं। और यहाँ पे जो सा वो वीडियो प्ले करने का कोड लिखा हुआ है ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर। और यहाँ पे जो सा ये उसके अंदर है वो व्यू होल्डर की क्लास के अंदर हमने वो वीडियो व्यू को जो सा वो इनिशियलाइज करवाया हुआ, ये उसका वेरिएबल है और ये उसको इनिशियलाइज करवाया हुआ है। और यहाँ पे वो जो सा वीडियो व्यू के लिए हमने लेआउट पीछे बनाया हुआ था XML में, वो इन्फ्लेट करवाया हुआ है इधर वो ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में। फार्मिंग प्रोसीजर्स वाला पेज है, इसके अंदर वो जो PDF आपने दिया था तो उस PDF को ये हमने ओपन कर उस PDF में एडिटिंग किया, मतलब कि जो वो गैर ज़रूरी मटेरियल था वो हाइड कर दिया सारा, और बाकी सारा PDF जो सा वो PDF व्यू और लाइब्रेरी की वजह से वो हमने वो स्टोर करवाया हुआ है। ये PDF व्यू नाम का वो हमने व्यू पीछे ऐड किया हुआ लेआउट के अंदर। ये है PDF व्यू नाम की लाइब्रेरी ऐड किया, फिर ये एक हमने XML में ऐड किया PDF व्यूअर। और फिर वो PDF व्यूअर को इनिशियलाइज करवाया फाइंड व्यू बाय ID के ज़रिए, और फिर एसेट से जो सा PDF वो क्या नाम है लोड करवा लिया। ये जो सा PDF आपने दिया था ये एसेट्स नाम के फोल्डर में ऑलरेडी हमारी एप्लीकेशन के अंदर ही एम्बेड हुआ है। तो एसेट्स नाम के फोल्डर से PDF लेके ये वाली लाइन जो सी है वो PDF ओपन कर देगी। ये फार्मिंग प्रोसीजर्स में ये इतना ही हो रहा है बस।
डिजीज़ लिस्ट है, इसमें भी यही है कि वो एक हमने रिसाइकलर व्यू लिया हुआ पीछे लेआउट के अंदर, और उसके अंदर जो उनसे वो उसे इनिशलाइज करवा रहे हैं, उसका वो लेआउट मैनेजर सेट कर रहे हैं और उसमें अडाप्टर पास कर दी है। इसमें अलग ये चीज़ है कि ये डिजीज़ जो सी हैं वो हम हार्ड कोड कर रहे हैं, बल्कि उर्दू में हमने डेटा उठा ली। ये डिजीज़ नाम की क्लास बनाई है, उसके अंदर मतलब कि सारे वेरिएबल नाम, उसकी टाइप, उसकी इमेज, उसका ट्रिगर मतलब कि वो सिम्टम्स या जो भी होते हैं, उसके स्प्रे सिम्टम्स और प्रिवेंटिव मेजर्स, ये सारा कुछ ऐड किया हुआ है उस क्लास के अंदर। मतलब कि ये उसके वेरिएबल्स हैं उस क्लास के। डिजीज़ नाम की क्लास है, ये सारे उसके वेरिएबल्स हैं और गेटर सेटर बनाए हुए हैं। तो डिजीज़ लिस्ट में उस क्लास की हमने एक एरे लिस्ट बना ली है, मतलब कि क्योंकि हमने डिजीज़ की लिस्ट बना शो करवाई थी, इसलिए हमने इसे एक एरे लिस्ट के फॉर्म में बना लिया। वेरिएबल इसका एरे लिस्ट ऑफ डिजीज़, और ये पॉपुलर डिजीज़ नाम का मेथड है। इसके अंदर हमने वो सारी जो डिजीज़ हैं वो हार्ड कोड की हैं, बल्कि उनका सारा डेटा जो उनसे वो उर्दू में लेके सारा हार्ड कोड किया है इस मेथड के अंदर पॉपुलर डिजीज़ लिस्ट में। और वो जो सा एरे जो सा हमने यहाँ पे पॉपुलेट किया है, बल्कि उसके अंदर डेटा डाला है ना डिजीज़ वाले वो डिजीज़ अरे में, वो वाला एरे जो सा वो यहाँ पे आके अडाप्टर में पास कर देंगे। अडाप्टर के अंदर वही है, मतलब कि डिजीज़ का लेआउट बनाया हुआ है और उसके अंदर डेटा शो करवाया हुआ है, उसका नाम, उसकी टाइप, उसकी इमेज, और जब उस पर क्लिक करते हैं तो आगे वो उसे फॉरवर्ड कर रहा है, क्या नाम है उसका, डिजीज़ डिटेल क्लास पे। और हम यहाँ से ही उसको जो डिजीज़ का डेटा है ना, जिस भी डिजीज़ पे क्लिक करते हैं उसके अगेंस्ट जो भी डेटा है उसे जेसन में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब JSON.to JSON के ज़रिए। इसका काम यह है कि जो आपका जावा का ऑब्जेक्ट है, मतलब कि हमारे पास ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डिजीज़ पड़ी हुई है, हमने उसे JSON में कन्वर्ट करके अगले पेज पे डिजीज़ डिटेल पेज पे भेज दिया। डिजीज़ डिटेल में वो जो सा वो पीछे से डेटा मंगवाया था, ये वो रिसीव कर रहे हैं यहाँ पे आके। और ये क्लैस्पिंग टूल बार की इमेज उसके हिसाब से शो किया, मतलब कि वो जो इमेज आपको शो होती है ना हर डिजीज़ के अगेंस्ट, वो क्लैस्पिंग टूल बार में आपने देखा होगा कि जिस पे डिजीज़ पे क्लिक करो उसी की इमेज वो टूल बार के अंदर आ जाती है। तो ये लाइन वो काम कर रही है, सेट इमेज रिसोर्स, उसमें वो इमेज सेट कर रहे हैं। तो बाकी ये सारा जो सा कोड है ये व्यू पेजर और ये टैब लेआउट के लिए है, मतलब वो टैब्स आपको शो हो रहे हैं ये सारा उनके लिए है। सेटअप व्यू पेजर, ये इसके अंदर हम वो फ्रैगमेंट शो करवा रहे हैं, मतलब कि अगर आप सिम्टम्स पे जाओगे तो सिम्टम फ्रैगमेंट नाम का हमने एक फ्रैगमेंट बनाया हुआ है, उसके अंदर जो सारा कंटेंट है वो आपको शो हो जाएगा। अगर आप वो प्रिवेंटिव मेजर्स वाले फ्रैगमेंट पे जाओगे तो आपको वो प्रिवेंटिव मेजर वाले नाम का फ्रैगमेंट हमने बनाया हुआ उस पर चले जा वो उसका कंटेंट शो होगा वगैरह। और ये बाकी स्प्रेज वाला, बाकी ये स्टेट पेजर अडाप्टर ये उसी के लिए ही है, मतलब कि फ्रैगमेंट्स जब आगे पीछे करते हैं तो वो जो बिहेवियर होता है ये इसी क्लास के ज़रिए तो हमने वो इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ये उसके क्या उसे कहते हैं अडाप्टर के ज़रिए, ये जो सा अडाप्टर है। ये नोटिफिकेशन पेज है, इसमें ये हो रहा है कि जब भी आपको नोटिफिकेशन रिसीव होता है तो वो हम फायरबेस में स्टोर करवा रहे हैं। वो मैं आपको मेन एक्टिविटी में जाकर दिखाऊंगा कि जब भी नोटिफिकेशन जनरेट होता है तो वो ऑटोमेटिकली जाके फायरबेस में भी स्टोर हो जाता है। तो हम यही कर रहे हैं कि जो जो नोटिफिकेशन जितने भी हैं ना फायरबेस में उनकी लिस्ट फैच कर रहे हैं।
सारे नोटिफिकेशन की लिस्ट फैच करके और वो दिखा रहे हैं इसके अंदर, वो इस ये नोटिफिकेशन नाम की एक्टिविटी में। वो इत्तलात पे क्लिक करते हो ना तो आपको ये लिस्ट शो होती है, वो सारा ये नोटिफिकेशन पेज के अंदर ही इसका कोड लिखा हुआ है। ये वो सारा नोटिफिकेशन नाम की कलेक्शन है, उसके अंदर इस यूज़र के अगेंस्ट जितने भी नोटिफिकेशन है सारे निकाल दो, ये वो काम हो रहा है इसमें। मेन एक्टिविटी पे आ जाइए, थोड़ी सी लंबी है, लेंथी है। तो इसमें वो इसके अंदर सबसे पहले तो वो वेदर वाला हिसाब किताब है, वो आपको जब नज़र आता है कि एक वो बड़ा सा कार्ड है मोटा सा, वेदर वाला सारा हिसाब किताब भी इसी में या मेन एक्टिविटी के अंदर, मतलब कि ये सारे कस्टम फॉन्ट्स हैं जो वेदर के अंदर यूज़ हुए हैं। और ये बाकी वो जो सी टेक्स्ट फील्ड्स हैं वेदर के लिए, ये वो हैं मतलब जो वेदर के लेआउट के लिए यूज़ हुई हैं। टेक्स्ट व्यूज़ कह लें या लेबल कह लें, टेक्स्ट व्यू कह लें, जो से वेदर के लिए यूज़ हुए हैं। ये उसके लिए है, ये जो सी 3-4 लाइनें हैं ना, ये वाली, ये सारी जो सी हैं ये नेविगेशन ड्रॉअर के लिए हैं। जो मैंने हाईलाइट की हुई है ये सारी लाइनें जो सी है वो हमने नेविगेशन ड्रॉअर के लिए ऐड की हुई हैं। वो इनके ज़रिए जो से आपका वो नेविगेशन ड्रॉअर वो एक्टिविटी में शो हो रहा है, बल्कि वो ऊपर वो 3 लाइनें जो होती हैं ना, जब आप उस पर क्लिक करते हो तो वो खुल जाता है। तो ये इन 3-4 लाइनों का काम है, ये जो मैंने हाईलाइट की हुई है। और ये नीचे जो सा मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये भी उन्हीं का हिस्सा है। ऑन नेविगेशन आइटम सिलेक्टेड, ये अपने नाम से ही बता रहा है, मतलब कि वो यहाँ पे हमने वो आइटम्स का आईडी चेक की हुई है, मतलब कि जिस आईडी पे क्लिक करते हैं उस आईडी के हिसाब से कोई एक्शन हो। फॉर एग्जांपल आप फार्मिंग प्रोसीजर पे क्लिक कर रहे हो तो वो आपको वो वीट फार्मिंग प्रोसीजर नाम की एक्टिविटी पे ले जाएगा, जहाँ पे वो PDF हमने खोला हुआ है। अगर आप क्रॉप वीडियोज़ पे क्लिक कर रहे हो तो वो आपको क्रॉप वीडियोज़ पे वो ले जाएगा, और जहाँ पे वीडियोज़ की लिस्ट शो करवाई हुई है। अगर आप हेल्प पे क्लिक कर रहे हो तो वो आपको चैट बॉट पे ले जाएगा, वो जहाँ पे वो हमने चैट बॉट लगाया हुआ है। साइन आउट पे क्लिक कर रहे हो तो ये फायरबेस आथ का फंक्शन है, मतलब कि फायरबेस के अंदर से ये साइन आउट करेगी ये लाइन। इस लाइन का काम यह है कि यूज़र इन्फो के अगेंस्ट जो भी हमने इंफॉर्मेशन स्टोर करवाई थी, मतलब कि जब आपने कोड वेरीफाई हो गया था और वो मेन एक्टिविटी से आने से पहले जो सी इंफॉर्मेशन हमने स्टोर करवाई थी वो सारी इंफॉर्मेशन रिमूव कर रहे हैं इसमें से और उसे फॉरवर्ड कर रहे हैं लॉगिन पेज पे और इसे फिनिश कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मेन एक्टिविटी को मेन एक्टिविटियाँ इससे पीछे जितनी भी एक्टिविटी हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर दो और सीधे उधर चले जाओ लॉगिन पेज पे। लॉगिन पेज से अगर कोई बैक करे तो फिर एप्लीकेशन बंद हो जाए, उधर वापस ना आए। ये नोटिफिकेशन है, ये अभी आपको वो दिखाया था नोटिफिकेशन पेज वाला। इसमें यह है कि वो नोटिफिकेशन जो है वो फायरबेस में से गेट कर रहा है और वो सारी उसकी लिस्ट शो कर रहा है। ये नोटिफिकेशन पेज पे फॉरवर्ड कर देगा जब आप ये नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे। ये प्रोफाइल है, इसमें आप प्रोफाइल देख भी सकते हो और हाँ प्रोफाइल देखने के लिए है ये। और बाकी ये उसके लिए है, स्प्रेज के लिए है। ये उसके लिए था स्प्रेज के लिए, वो कीड़े और वो कीड़ा मारा दरियात। तो जब उस पर क्लिक करोगे तो आगे वो डिजीज़ वाली एक्टिविटी पे ले जाएगा, जो वहाँ पे आपको दिखाया था वो पॉपुलर डिजीज़ लिस्ट, वो जहाँ पे डिजीज़ हमने हार्ड कोड की हुई है डिजीज़ लिस्ट एक्टिविटी में। ये लोकेशन के लिए सबसे पहले हमने उसे बताया कि हमें हर 10 सेकंड के बाद लोकेशन की अपडेट चाहिए। ये लाइन ये काम कर रही है और ये जो लाइन है ये हमें प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं, मतलब कि हमें वो हाईएस्ट वो एक्यूरेसी वाली लोकेशन चाहिए, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में कह लो कि GPS से लोकेशन चाहिए। तो वो इस लाइन का काम यह है कि वो हमें उसे बता रही है एंड्रॉयड को कि वो हमें हाईएस्ट जो एक्यूरेसी वाली लोकेशन है वो चाहिए।
ये हमने एक लाइब्रेरी इंपोर्ट की हुई है इजीवे लोकेशन नाम की, ये हमने यहाँ पे यूज़ उसे इनिशियलाइज़ करवाया हुआ है कि इजीवे लोकेशन का ऑब्जेक्ट है, ऊपर उसे एक इनिशियलाइज नीचे करवाया हुआ है। और लोकेशन में ये होता है कि अगर आपका वर्जन जो है वो एंड्रॉयड 6 से ऊपर है तो फिर आपको यूज़र से परमिशन मांगनी पड़ती है। मतलब कि आपका वो आगे पॉपअप शो होता है कि वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो लोकेशन की इंफॉर्मेशन जो है वो लोकेशन यूज़ करना चाहती है, तो आपको परमिशन देनी पड़ती है। अगर आप डिनाई करते हो तो फिर वो आप अलाउ या डिनाई कर सकते हो। तो अगर तो वो एंड्रॉयड 6 से नीचे हुआ, मतलब कि एंड्रॉयड 5 लॉलीपॉप है या एंड्रॉयड जेली बीम है या एंड्रॉयड किट कैट है, तो वो आपको वो पॉपअप शो नहीं होगा, वो डायरेक्ट जो है वो मैनिफेस्ट में से परमिशन लेके वो शो कर देगा। तो फ़िलहाल हमने कंडीशन पर लगाई हुई है कि अगर वो जिस फ़ोन पे एप्लीकेशन रन हो रही है या जिस डिवाइस पे एप्लीकेशन रन हो रही है, अगर उसका एंड्रॉयड का वर्जन एंड्रॉयड 6 मार्शमैलो से ऊपर है तो फिर उससे वो परमिशन मांगो, लोकेशन की परमिशन मांगो उसे लोकेशन यूज़ करने की। अगर नहीं है तो डायरेक्टली जो है वो लोकेशन लेके उसके हिसाब से वेदर दिखा दो। ये वो वेदर आइकन्स के लिए था, मतलब कि वेदर ये आईडी जो सी है ये हमें मिल रही है तो वेदर के एपीआई में से, और उस आईडी के अगेंस्ट जो है वो हमने सिंबल रखे हुए हैं, और जो आईडी हो उसके अगेंस्ट हमने सिंबल हार्ड कोड किए हुए हैं। मतलब कि ये आईडी वो अगर आईडी हो तो फिर ये, अगर ये आईडी हो तो ये आईडी हो तो ये, अगर ये आईडी होती है वगैरह। ये जो से 3 मेथड ओवर आईडी हुए हैं, लोकेशन ऑन करंट लोकेशन और लोकेशन कैंसल्ड। ये मेथड्स जो से हैं ये उसके साथ ही आती हैं, जो इजी वे लोकेशन वाली आपको ऊपर बताई थी ना लाइब्रेरी लोकेशन के लिए, ये उसी के साथ आ रहे हैं। लोकेशन ऑन का मतलब यह है कि लोकेशन पहले ऑफ थी, मतलब कि जब आप एक्टिविटी पे आए तो आपकी लोकेशन ऑफ थी, फिर उसने आपको पूछा कि क्या आप लोकेशन अपनी ऑन करना चाहते हैं कि नहीं। तो जब आपने लोकेशन ऑन कर दी तो तब ये मेथड कॉल होगा लोकेशन ऑन नाम का। करंट लोकेशन वाला मेथड हर 10 सेकंड बाद कॉल होगा, मतलब कि वो आपको वो मैंने ऊपर दिखाया कि सेट रिक्वेस्ट टाइम आउट, वो 10 सेकंड यहाँ पे सेट किए हुए हैं। तो ये करंट लोकेशन वो हर 10 सेकंड बाद जब लोकेशन अपडेट होगी तो ये कॉल होगा। और लोकेशन कैंसल्ड वाला मेथड है, ये तब कॉल होगा जब आप मतलब कि लोकेशन ऑन करने से मना कर देते हो। तो इसमें जब हमें करंट लोकेशन मिलेगी तो इसमें सबसे पहले तो हम ये कर रहे हैं कि जो भी हमें लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड मिल रहे हैं उनको हम लोकल एड्रेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसको जियो कोडिंग कहते हैं। तो जियो कोडिंग के ज़रिए वो जो लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड मिल रहे हैं उनमें से सिटी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब कि अगर आप गुजरात से बैठ के एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो तो गुजरात लिखा आ जाएगा, तो अगर किसी और शहर से यूज़ करोगे तो आगे वो शहर का दूसरा नाम भी आ जाएगा। वो ये जियो कोडिंग के ज़रिए हम वो कोऑर्डिनेट्स में से वो उसकी सिटी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। वो ये वो 2 लाइनें वो काम कर रही हैं। और नीचे वो हमने फैच वेदर का वो सारा वो जो सी वो जेसन पार्स करके वो सारा जो हिसाब किताब किया हुआ वो ये लाइन है। बल्कि जब भी लोकेशन हमें लेटेस्ट मिले तो वो फैच वेदर वाला जो है ना एसिंग टास्क, मतलब कि फैच वेदर वाले एपीआई को रिक्वेस्ट भेज दो और वो डेटा सारा फैच करके हमें शो करवा दो। ये सारी वो लाइन है। ये वाला जो मेथड है इसका में हम चेक करते हैं कि यूज़र ने जब हमने उसे परमिशन मांगी लोकेशन यूज़ करने की तो यूज़र ने लोकेशन की परमिशन दी या नहीं दी। अगर तो यूज़र ने परमिशन दे दी है, बल्कि यूज़र ने अलाउ कर दिया है कि ठीक है आप लोकेशन यूज़ कर लें, फिर तो लोकेशन की अपडेट शुरू हो जाएंगी हर 10 सेकंड बाद। अगर तो यूज़र ने लोकेशन वो परमिशन जो सी है वो रिजेक्ट कर दी है तो आगे ये टोस्ट शो हो जाएगा यू नीड टू वो मतलब कि आपको लोकेशन की जो सी परमिशन है वो देनी पड़ेगी। वो ये टोस्ट जो सा ये शो हो जाएगा अगर वो परमिशन को रिजेक्ट कर देता। ये वो फैच वेदर वाला है, ये आपको ऊपर अभी दिखाया है जो सा करंट लोकेशन में हमने कॉल किया हुआ था। इस मेथड के अंदर जो सा हम वो वेदर को फैच कर रहे हैं।
मतलब कि इसी मेथड के अंदर हमने यूआरएल दी हुई है सारी, और इसी के अंदर वो सारी वो जेसन पार्सिंग करके और वो सारा डेटा जो सा ना वो शो करवा रहे हैं फैच वेदर के अंदर। और एसिंग टास्क, हाँ, इसी क्लास के अंदर जो सा वो सारा काम हो रहा है, जेसन फैच करने वाला भी, जेसन पार्स करने वाला भी, और जेसन आगे वो जो वेदर का डेटा वो सारा शो करवाने वाला भी, सब कुछ जो सा वो इसी क्लास के अंदर हो रहा है। और ये एसिंग टास्क से एक्सटेंड कर रही है, मतलब कि एसिंग टास्क का काम यह है कि बैकग्राउंड में एंड्रॉयड में जब भी आपने कोई भी किसी भी एपीआई को कॉल करना हो तो वो आप बैकग्राउंड में करते हो, कभी भी मतलब कि मेन थ्रेड में नहीं कर सकते। तो हमने एसिंग टास्क का यूज़ किया उसे वेदर की एपीआई को बैकग्राउंड में कॉल करने के लिए। तो ये सारा वेदर का हिसाब किताब है, क्योंकि ये यहाँ से वो जेसन साथ साथ पार्ट्स भी कर रहे हैं, साथ साथ शो भी करवा रहे हैं। यहाँ पे आके शुरू हो जाता है नोटिफिकेशन वाला लॉजिक जो है। यहाँ पे हमने एक वो मतलब कि करंट डेट ली हुई है, मतलब कि आज की जो डेट है ये फॉर्मेटेड डेट के नाम के वेरिएबल में, और ये जो सा ट्राई कैच ब्लॉक है इसके अंदर हमने उसके वो चेक किया हुआ है कि वो कितने वीक्स बनते हैं। वो जो मैंने आपको बताया था ना कि वीकली बेस पे नोटिफिकेशन आ रहे हैं, वो जो वीक्स हैं वो हम ये ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं कि ये आज डेट ये है, और वो जो क्राप की स्टार्टिंग डेट थी वो हमने फैच की है, और वो डेट के अगेंस्ट जो वीक्स बन रहे हैं वो सारे हम ये इसके अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं ये ट्राई कैच के अंदर। बाकी ये वो जो से आपको वो कंडीशन से वैसे ही समझ आ रही होगी कि अगर वीक 1 हो तो वो प्रोसीजर के लिए नोटिफिकेशन जो से आप वो शो करवा दे, और वीक 2 हो तो फिर अलग प्रोसीजर होगा, वीक 3 हो तो अलग होगा, वीक 4 हो तो अलग होगा, वीक ये हो तो अलग होगा, 14 हो तो अलग होगा, 16 हो तो अलग होगा। इन्हों से क्रिएट नोटिफिकेशन फॉर प्रोसीजर्स है, या नीचे मैंने मेथड बनाया हुआ है। तो ये जो से मेथड है ना डेज़ वाले, ये हैं इरीगेशन के लिए। मैंने आपको बताया था कि इरीगेशन भी जो सी है वो रोज़ाना नहीं करनी। इरीगेशन मतलब कि पानी देना, ये भी रोज़ाना के बेसिस पे नहीं है, ये भी डेज़ की बेसिस पे है। तो ये भी डेज़ के हिसाब से भी हमने कंडीशन लगाई हुई है कि अगर वो डेज़ इतने हैं तो फिर भी उसे इरीगेशन का आगे से नोटिफिकेशन दो, अगर डेज़ इतने हैं तो फिर भी उसे दो तो सेकेंड इरीगेशन का ये इरीगेशन के आगे से नोटिस देता जाएगा डेज़ के हिसाब से। और बाकी ये जो से ये वेदर के लिए, मतलब कि अगर रेन हो रही है तो फिर ये लग देगा, अगर कुछ हो रहा है तो फिर लग देगा। ये सारा मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। ये सारे वेदर के हैं जो से हाईलाइट मैं कर रहा हूँ। तो ये जो से ऊपर नोटिफिकेशन हम क्रिएट कर रहे थे ये उनके मेथड बनाए हुए हैं, ये मतलब कि प्रोसीजर के लिए है, ताकि जो प्रोसीजर के अगेंस्ट आपको नोटिफिकेशन शो होंगे वो इस मेथड के ज़रिए हो रहे हैं। और ये वो मेथड है वो जो आपको बताया था ना नोटिफिकेशन पेज में, मतलब कि जब भी नोटिफिकेशन हमारा जनरेट होता है तो हम डायरेक्टली उसे फायरबेस में स्टोर करवा लेते हैं। तो ये वो जो लाइनें हैं ये उसे फायरबेस में स्टोर करवा रही हैं। जब भी नोटिफिकेशन जनरेट हो रहा है वो ऑटोमेटिकली जो सा हमारी फायरबेस में स्टोर हो रहा है। और आप नोटिफिकेशन वाले वो जो सा नेविगेशन बार में से जाओगे ना नोटिफिकेशन पे, वहाँ पे जाके देख भी सकते हो उनकी नोटिफिकेशन के लिए वो फायरबेस से आ रही होती है। तो बाकी ये कंडीशन लगी हुई है कि इसमें ये होता है कि अगर आपका वर्जन जो सा वो एंड्रॉयड 8 से या उससे ज़्यादा है, एंड्रॉयड 8 ऑरियो या उससे आगे है, तो फिर आपको वो नोटिफिकेशन चैनल्स बनाने पड़ते हैं, कि चैनल की बेसिस पे नोटिफिकेशन जाते हैं। ये उन्हें चेंजिंग की हुई है 8 या 8 के बाद। अगर वो 8 से कम है तो फिर आपको उनको ये वाली जो सी लाइनें हैं ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जो मैंने हाईलाइट की हुई है। फिर आपका डायरेक्ट जो सा हिसाब किताब है वो यहाँ नीचे से शुरू होता है। बाकी ये क्रिएट नोटिफिकेशन में भी यही है कि पहले उसे फायरबेस में स्टोर करवा रहे हैं,
अब फिर जो सा वो क्या नाम है उसका, वो नोटिफिकेशन चैनल क्रिएट कर रहे हैं ट्राइड 8 या उससे ऊपर वाली डिवाइसेस के लिए, और नीचे बहुत सारा नोटिफिकेशन जनरेट हो रहा है। और ये वो एडिट प्रोफाइल वाला मेथड है, मतलब कि ये जो आपको प्रोफाइल नहीं शो होती एडिट करने के लिए उधर, तो ये वो उसमें अलर्ट डायलॉग शो हो रहा है। सारी वैलिडेशंस लगी हुई हैं और वो फायर बेस में डेटा जो सा वो उसमें अपडेट कर रहे हैं, ये वो कोड है, तो जो सा फायर बेस में हम डेटा जो सा अपडेट कर रहे हैं जो सा। चैट बार पे आते हैं। चैट बार जो सा वो डील ने बनाया था, तो उसमें वेब व्यू लगा हुआ है। वेब व्यू के अंदर ये है कि जब भी हम माइक पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर बाकी तो वैसे ही है, सारा कुछ सेम है, बाकी बस वो ये परमिशन के लिए थोड़ा सा कोड ऐड किया हुआ है। एक सिंपल यूआरएल हमने पास कर दी हुई है, तो जब माइक पे क्लिक करेंगे तो आगे वो से परमिशन मांगेगा आपसे माइक्रोफोन की, अगर आप दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर वो आपका चैटबॉट काम नहीं करेगा। यह प्रोसीजर डिटेल पेज, ये पेज तब कॉल होगा मतलब कि प्रोसीजर वाला नोटिफिकेशन आया आपके पास, मतलब कि आपने एप्लीकेशन लॉगिन किया सुबह सुबह या फिर किसी भी टाइम, और आपको 3 नोटिफिकेशन आया, उनमें से एक प्रोसीजर वाला भी आया। अब प्रोसीजर वाले नोटिफिकेशन पे जब आपने क्लिक किया तो वो आपको प्रोसीजर डिटेल पेज पे लेके आएगा। तो उस प्रोसीजर के अगेंस्ट जो वीडियो है वो हमने दी हुई है कि आपने अगर पानी देना है तो वो पानी के मुताबिक उसने टिप्स दी होंगी, अगर आप बीज बो रहे हैं तब उसने वो बीज बोने के लिहाज से टिप्स दी होंगी, और बाकी अगर आप जिस भी स्टेज पे उस हिसाब से वो टिप्स की वीडियो आ जाती है इस पेज पे।